हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के टॉप 50 क्वेश्चनों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो आपको एंड तक देखते रहना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट हो जाएगा इसमें श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। और साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना। अगर आप आगे भी इस टॉपिक को कभी भी पढ़ोगे तो आपको बहुत सरल लगेगा, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहें। 2 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो वो काल कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ये उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो कौन सी फसल का ज्ञान है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वो फसल है साथियों तंबाकू का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। जो गेहूं, चावल, इन फसलों का वैदिक लोगों को ज्ञान था साथियों, ठीक है। वैदिक काल के लोगों को जो गेहूं, चावल का ध्यान था और तंबाकू का पता नहीं था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व का, उसके अंदर वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें जाना जाता था साथियों श्रमण के नाम से जाना जाता था। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो है साथियों ऋग्वेद। इसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वो क्रम है साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यह सही क्रम है। तो ये ध्यान से आपको याद कर लेना। सबसे पहले वेद आएगा, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है ये तो आप सबको पता होगी। नहीं पता तो साथियों वेदों की संख्या 4 है। और कौन कौन से वेद हैं यहाँ पर ये भी आप पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 3 वेदों का नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से वेद कौन सा नहीं है, दूसरा नाम आ जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना है साथियों, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और वेदों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से 3 वेद है जो संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो वो 3 वेद है वो है साथियों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अर्थवेद को निकाल दो, ये 3 वेद है, ये त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? जो भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होता है सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये है साथियों मुंडको उपनिषद से। ये एग्जाम में क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको याद कर लेना, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते है ये शब्द लिया गया है साथियों, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था इनका पशुपालन। ठीक है, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। तो आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो वो कौन सा है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है वो है साथियों सामवेद है। ये भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है इसको। जो सामवेद वेद है इसको संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो आपको ये याद कैसे करना है? आपको याद कैसे रहेगा? से और से सामवेद। ये आपके लिए एक ट्रिक हो जाएगा। से संगीत, से सामवेद। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेने का मतलब संगीत का ग्रंथ कौन सा है? तो सामवेद है, यह संगीत का आदि ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो वो है साथियों श्रीमद् भागवत गीता है। ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो वो है साथियों गोधन। ये ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। अगला है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख है ये पहली बार मिलता है? तो वो है साथियों 10वें मंडल में मिलता है शूद्रों का उल्लेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो साथियों पुराणों की संख्या 18 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था। तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद काल में इंद्र देवता को पुरंदर कहते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला हो जाएगा आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। क्या मतलब भारत में आए थे आर्य, बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ पर आकर रहने लगे थे। तो वो स्थान है साथियों पंजाब। सर्वप्रथम आर्य है ये पंजाब में रहने लगे थे, वहाँ पर आकर ये बसे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है तो वो है साथियों जेमिनी है। ये मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान से याद कर लेना। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो मंडल है साथियों कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है, यह सोम को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है ये किस युग से जुड़ा है? तो वो है साथियों ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये ईसा पूर्व आपको समझ में आ रहा है क्या? ईसा पूर्व क्या है? सब आ रहा होगा सभी को, लेकिन किसी भाई को नहीं आ रहा तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये 0 है, यहाँ से 1 2 3 इस प्रकार से अभी 2023 चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आगे 2023 तक ये चल रहा है। अब इससे पीछे का जो काल है 0 से पीछे का काल है उसको जैसे 1 - 2 3 4 इस प्रकार से। तो मान लो 800 हो गए, यहाँ पर आपका 400 हो गया, यहाँ पर 200 हो गया। इस प्रकार से बेग चलें तो साथियों ये 800 ईसा पूर्व, यहाँ से देखो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है ये बेग इस प्रकार से, इसको ईसा पूर्व कहते हैं और इसको ईस्वी कहते हैं। जैसे 1 ईस्वी 2 ईस्वी 3 ईस्वी, जैसे 2023 ईस्वी चल रहा है भी, और ये ईसा पूर्व का मतलब ये उल्टा हो जाता है। तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल है वो किस युग से जुड़ा है? तो वो है साथियों ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि किसी को ईसा पूर्व के बारे में जानकारी ना हो तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगला होगा किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? वो है साथियों धर्मशास्त्र के काल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र ये किस पुस्तक में मिलता है? तो ये साथियों ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद में मिलता है।
न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो वो कौन थे? वो थे साथियों गौतम बुद्ध। वो इन्होंने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। योग दर्शन के प्रतिपादक है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वो साथियों पतंजलि है, ये योग दर्शन के प्रतिपादक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है साथियों सिंधु नदी का वर्णन ज्यादा बार हुआ है आरंभिक वैदिक साहित्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नैतिकता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें कंठोपनिषद में, ये उपनिषद में प्राप्त होता है। कौन सा उपनिषद में? कंठोपनिषद में। ठीक है, नैतिकता और यम का संवाद। ठीक है, अगला हो जाएगा भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? तो साथियों भारत के किस स्थल की खुदाई में लोहे धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? तो वो है साथियों अंतरजी खेड़ा में लोहे धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले थे प्राचीनतम के। ठीक है, अंतरजी खेड़ा में, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत है, ये संबंधित है, किससे संबंधित है? ये मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक है, ये किस विषय से संबंधित है? तो ये साथियों चिकित्सा विषय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? यजुर्वेद है। अब आपको ये भी एक ट्रिक से याद कर लेना है, ये क्या से शुरू होता है? यज्ञ ये से शुरू होता है और यजुर्वेद ये से शुरू होता है। तो आपसे पूछ ले यज्ञ संबंधी, आपको याद करना है कि यज्ञ संबंधी है, ये विधि विधान कहाँ से पता चलता है? तो ये से ये यजुर्वेद से चलता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। संगीत वाला सामवेद से आपको याद कर लेना है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र शासन प्रणाली थी। ठीक है, अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा? सबसे प्राचीन वेद है वो है साथियों ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा? इसके बारे में आगे बात करेंगे। किस वेद में जादुई माया और वैश्वीकरण का वर्णन है? वैश्वीकरण का वर्णन है, जादुई माया और वैश्वीकरण का वर्णन है, वो है साथियों अथर्ववेद। और यही नवीनतम वेद है, सबसे नवीनतम वेद भी अथर्ववेद है और सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। और नवीनतम वेद अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में साथियों 10 मंडल है। ठीक है, आर्य भारत में संभवतः आए थे, आर्य है ये भारत में संभवतः आए थे, संभवतः। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा मध्य एशिया से आए थे, आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो वो वेद है साथियों यजुर्वेद है, ये गद्य रूप में रचित है। अगला है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख, इनका उल्लेख है ये किस वेद में मिलता है? तो साथियों इनका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वो थी साथियों विदत है, ये ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है वो है साथियों शतपथ ब्राह्मण है, यह सबसे प्राचीन है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था है ये प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। वैदिक युग में यव कहा जाता है, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है साथियों? तो यव कहा जाता है जो को वैदिक युग में यव कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना है यव, यव किसे कहते हैं? वैदिक युग में जो को कहते थे। व्रही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? व्रही शब्द है ये वैदिक युग में किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये ध्यान रखना है चावल के लिए व्रही शब्द का प्रयोग होता था उस टाइम वैदिक युग में। और यव है ये जो के लिए उस टाइम जो को यव बोलते थे, व्रही चावल को बोलते थे। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो साथियों पाणिनि है, ये अष्टाध्यायी के रचनाकार है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है?
निम्न में से कौन सी स्मृति है जो प्राचीनतम है? वो है साथियों मनु स्मृति, ये प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो वो है साथियों आपकी सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो वो है साथियों कुल और कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? कुल और कुटुंब। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 16 संस्कार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे भी याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा पुष्पवन, तीसरा सीमांतोत्तरयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठवां निष्कर्मण, सातवां अन्नप्रशासन, चूड़ाक्रम, नौवां विदारम, 10वां कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारम, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो साथियों ये 16 संस्कार है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको याद कर लेना है। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है और ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो वो है साथियों ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला है ऋग्वेद में अगन्य, अगन्य का मतलब है वेद योगे नहीं, वद योगे नहीं है। तो साथियों अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो वो किया गया था साथियों गाय के लिए, कि गाय है ये वध योग्य नहीं है, ठीक है। तो ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए किया गया था। अगला है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अवस्था और ऋग्वेद में समानता और अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों अवस्था और ऋग्वेद में समानता, ठीक है, अवस्था और समानता है। ये अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों ये है ईरान से संबंधित, ठीक है। अवस्था है ये ईरान से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है ऋग्वेद में कितने सूक्त है? इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है, ठीक है साथियों। आपको लिखना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर ABCD जो भी आपको सही लगे ये आपको कमेंट में लिख देना है। तो साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी आपको कमेंट में लिखना है, और इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना साथियों सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा मेरी तरफ से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ये भी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो साथियों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।